नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के जालौर जिले में एक टीचर के घड़े से पानी पी लेने के कारण एक दलित बच्चे को पीट पीट कर मार डाला गया। श्रावस्ती में एक दलित बच्चे को फीस न जमा करने के कारण स्कूल में इतना पीटा गया कि वो मर गया। मैं दो उदाहरण ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, एक घटना और बता देता हूं। एक व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ा अपनी शादी में, उस पर उसे मार डाला गया क्योंकि वो दलित था। अभी हाल के दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समुदाय के से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, वो राज्यसभा में बता रहे थे और दुख व्यक्त कर रहे थे कि यह स्थिति है आज भी 75 साल बाद कि दलित एक घोड़े पे चढ़ के अपनी शादी के लिए जाता है तो उसको इतनी पुलिस लगाई जाती है जितने बाराती नहीं होते, तब वो चढ़ पाता है। यानी क्या दशा है दलित की। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि चलिए आरक्षण खत्म कर दीजिए, सबको समानता का हक दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन क्या इस देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए। उन्हीं का नतीजा है कि वो समानता से सम्मान के साथ न घोड़ी पे चढ़ सकता है, न स्कूल में घड़े से उस घड़े से पानी पी सकता है जिससे टीचर पानी पीता है। इस पर एक बच्चे को मार डाला जाएगा। एक दलित बच्चा फीस नहीं जमा कर पाता है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर भी जब रिक्वेस्ट करके जाता है तो पीट के मार दिया जाता है। दलित महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप होते हैं, सरेआम होते हैं। कौन बोल रहा है? क्या आपने सुना कि मायावती ने जालौर की उस घटना पर कुछ किया? क्या आपने सुना कि मायावती उस दलित लड़की के हाथरस में उसके घर गई, उसके दर्द को साझा किया? क्या इसी तरह की जो 1 दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में हुई, जिनमें मायावती गई? नहीं गई। जो दलित राजनीति की बात करते हैं वो कहां थे उस वक्त? कोई नहीं था। कौन गया? राहुल गांधी गए। कौन गया? प्रियंका गांधी गई। कौन लड़ा? कांग्रेस लड़ी। किसने असिस्टेंस, मदद प्रोवाइड की? कांग्रेस ने की। यानी किसी के लिए कुछ नहीं किया। दलित राजनीति की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, उस बूते तमाम वोट लेते हैं, सत्ता हासिल करते हैं, तमाम चीजें होती है। कौन बोला? क्या रामविलास पासवान का बेटा जो दलित होने का दावा करता है वो बोला? मांझी बोला? या कोई महाराष्ट्र का जो राजनीति करते हैं दलित की वो बोले? कौन बोला? एक नाम बता दीजिए। नहीं कोई बोला, सिर्फ कांग्रेस बोली। यानी जब पिछड़े पर हमले हुए तो कौन बोला? राहुल गांधी बोले। जब आदिवासियों पर हमला हुआ तो कौन बोला? राहुल गांधी बोले। जब अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, उनकी लड़कियों से बलात्कार हुए, तब कौन बोला? राहुल गांधी बोले। कौन खड़ा था? और एक शख्स का नाम बता दीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल खड़े थे? क्या उस वक्त में अखिलेश यादव खड़े थे? क्या उस वक्त में लालू प्रसाद यादव का परिवार खड़ा था? क्या उस वक्त में कोई और परिवार खड़ा था? आदिवासी मर रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है, लेकिन राजनीति सब करेंगे, तमाम दल बना लेंगे, तमाम चीजें करेंगे। जी हां, यही होता है। अब आ जाता हूं कि आदिवासियों को, दलितों को दिया किसने? भारत में
जब संविधान सभा बनी तो उस संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्य का इस्तीफा दिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लेकर आए, उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया और कहा उस समुदाय के लिए काम होना चाहिए, देश में सबको मौलिक अधिकार देने के लिए काम होने चाहिए। जो उन्होंने पहला भाषण दिया संविधान सभा बनने के बाद, उसी में तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस सदन के सदस्य नहीं थे, तब उन्होंने कह दिया था कि कैसे दलितों, पिछड़ों, वंचितों सबको, उस समाज के लोगों को हक देना है और उसके लिए काम करना है। यह बात उस दिन कह चुके। और जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आ गए तो नेहरू ने उन्हें खुला हाथ दिया और उन्होंने जब संविधान पूरा करके सौंपा तब उन्होंने यह कृतज्ञता व्यक्त की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस से यदि इस अनुशासित तरीके से साथ न देते तो यह संविधान कभी नहीं बन पाता। उस संविधान से हक मिला। आज उस संविधान की लड़ाई कौन लड़ रहा है? भाजपा लड़ रही है, सपा लड़ रही, बसपा लड़ रही, कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे। उनके साथ तमाम लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, दूसरे भी और सहयोगी साथी दल लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी। और इसलिए सबसे ज्यादा हमले किस पर होते हैं? राहुल गांधी। अब आता हूं दलितों के उत्पीड़न से संबंधित कानून ला करके जिससे उन्हें बचाया जाए, कौन लेके आया? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, कांग्रेस। कौन लेकर के आया उनके लिए रिजर्वेशन की पूरी व्यवस्था? कांग्रेस। कौन लेकर के आया उनको ज्यादा हक देने, ज्यादा रियायत देने का? कांग्रेस। उन्हें तमाम जगह हक दिए गए, उन्हें आगे बढ़ाए, और वही बात राहुल गांधी बार बार करते। मैं ये बात आज कर क्यों रहा हूं आप यह कहेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूं, इतने सब के बाद भी अभी उन्हें समानता का हक नहीं मिल पाया, इसलिए आप क्यों कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा दी? आप दे दीजिए ना बराबरी का, छुआछूत मिट जाए, सब कुछ हो जाए, ब्राह्मण अपनी बेटी दलित को देने लगे, दलित अपनी बेटी ब्राह्मण को देने लगे, इसी तरीके से मुस्लिम अपनी बेटी हिंदू को देने लगे, हिंदू अपनी बेटी मुस्लिम्स को देने लगे, और खुशी खुशी दे। जिस दिन यह हो जाएगा, कोई भेद मिट जाएगा, जिस दिन जाति लिखना जरूरी नहीं होगा, उस दिन, जिस दिन धर्म लिखना जरूरी नहीं होगा, उस दिन असली समाज बनेगा, असली सभ्यता बनेगी। और यदि वास्तव में इसकी शुरुआत कहें तो इसकी शुरुआत देश की आजादी के पहले कांग्रेस करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक पारसी युवक से शादी की थी। वह युवक भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और इंदिरा गांधी भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। दोनों मित्र बने, विवाह हुआ। यह अंतर जातीय विवाह था, अंतर धार्मिक विवाह था। इसके बाद इसी तरीके से राजीव गांधी ने शादी की, अंतरराष्ट्रीय विवाह था, अंतर धार्मिक विवाह था। उसके बाद में संजय गांधी ने शादी करी, वह भी अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह था। श्रीमती प्रियंका गांधी ने विवाह किया, वह भी अंतर धार्मिक विवाह। अब आप बताइए, सबने वह संदेश दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम। यह होता है वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है और उस परिवार के अंदर हम हैं और हम में कोई भेद नहीं। यह इसका उदाहरण। आप भी करिए, तब पता चलेगा। बहरहाल आप
करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मतलब। मैं आता हूं कि राहुल गांधी बीते दिनों आपको याद होगा सुल्तानपुर में अपनी एक केस में, जो डिफेमेशन का केस उनके खिलाफ भाजपा के नेता ने कर रखा है, व्यक्ति ने, कार्यकर्ता ने, उसमें वो पेशी पर गए थे। वहां उन्होंने एक छोटी सी डिप्पी में मोची का काम करते हुए रामचेत को देखा, और रामचेत मोची को देखने के बाद उसके पास वो गए, उससे बात की कि कैसे करते हो, क्या करते हो, उसकी कला देख के वो खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उसे एक मशीन भेजी जिससे वो कारोबार को बढ़ा सके। जो रोजाना 100 से 150 रुपया कमाता था वो रोजाना हजारों रुपया कमाने लगा। तो 1000 से ऊपर उसकी कमाई हो गई पहली बार। फिर राहुल गांधी ने यही नहीं किया, इसके बाद में राहुल गांधी जाते हैं मुंबई और वहां पर वो जाकर के चमार स्टूडियो के जो सुधीर राजभर हैं उनके यहां जाते हैं और उसका समझते हैं, और हवाई जहाज से रामचेत को बुलवाते हैं मुंबई। वो जिंदगी में पहली बार बैठ रहा है, बुलवाते हैं और वहां पर उसे उनसे ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं। और अब राहुल गांधी के प्रयासों से रामचेत की कंपनी बन गई और रामचेत ब्रांड से अब उसके प्रोडक्ट आएंगे, छोटी सही। आप देखिए यह होता है। आप बताइए मुझे एक उदाहरण कि क्या मायावती ने किसी को इस तरह से करके किया है? क्या इस तरह से किसी और तथा कथित दलित नेता ने किया है? नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। यह होता है वास्तव में मदद करना, वास्तव में उसकी सकारात्मक राजनीति करना। जिसको दर्द होता है उस दर्द को पूछते हैं। आपको याद होगा उस कलावती की याद जो राहुल गांधी ने संसद के भीतर चर्चा में पहली बार कहा था, और अमित शाह ने जब कहा कलावती का क्या हुआ, राहुल गांधी ने कभी नहीं बताया था। लेकिन जब यह हुआ तो बीबीसी वहां पहुंचा तो कलावती का घर, परिवार, जमीन, सब कुछ देखने के बाद उसने बताया आज हमारे पास खाने को भी जो है वो राहुल भैया कारण है, और हमारे यहाँ खेती जो भी कुछ है, हमारे बच्चों की शादी, पढ़ाई, जो कुछ हुआ है राहुल भैया का। यह होता है, अपने बखान नहीं किए जाते, यह राजनीति होती है। लेकिन बाकी सबने क्या किया है? सत्ता की राजनीति की है। एक 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनती है, और वह अपने मुखपत्र में जो उसका कि क्यों बना रहे हैं उसका उद्देश्य, तो वो कहते हैं भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर होते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की। अपनी सशक्त भागीदारी यानी खुद को। और फिर कहते हैं भारतीय राजनीति में नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाने जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने 2 ध्रुवी बना दिया। यानी कांग्रेस ने तो एक ध्रुवी नहीं बनाया था, कांग्रेस ने तो बहुध्रुवी ही बनाया। तमाम दल थे। जब देश का पहला चुनाव हुआ था तो 53 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। 53, 1-2 नहीं। और 53 ने जब लड़ा हो तो आप समझ सकते हैं, यही वजह है कि जब 53 पार्टियां लड़ी थी तब कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 45% वोट मिले थे। भले ही उसने 489 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें 364 सीटें जीती थी, लेकिन 53 यानी 53 उन्होंने चुनाव वो हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये झूठ पहले ही उनके भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वहीं आपको मिल जाएगा कि कितना झूठ। बहरहाल
इन्होंने फिर कह दिया कि दो दलीय, वही अमेरिकी सिस्टम जो डीप स्टेट चाहता है और करता है वही लागू करना चाहते हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत करती है, जो ब्रिटेन में होता है कि एक डेमोक्रेटिक है, एक लिबरल पार्टी है, लेबर पार्टी, वही ये करना चाहते हैं। ये सबके हक नहीं रहने देना चाहते, तो इसीलिए ये तमाम खेल करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। और इसके बाद देखिए 80 में जब ये बनाया तो कोई सफलता नहीं मिली, तब पूरा दलित समुदाय कांग्रेस के साथ था, और इसी का नतीजा है कि जब पहला इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन, उसमें यदि आप याद करिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी थी, उस पार्टी को 2% वोट भी नहीं मिला था, 2% वोट मिला था, 2.38% वोट, और सिर्फ 2 सीटें मिली थी, रिपब्लिकन पार्टी थी। तो अब आप समझ सकते हैं, यानी संविधान बन चुका था, उस संविधान के अनुसार चुनाव हुआ था 51 और 52 में, और उसमें यह आया, निष्पक्ष चुनाव होते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि यानी इस देश का दलित तब भी नहीं गया था जब सबसे बड़े पुरोधा दलित समुदाय के वह चुनाव लड़ रहे थे, और वो खुद चुनाव हार गए, एक बार नहीं 2 बार चुनाव हारे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बना करके, अपने सदस्य का इस्तीफा करा के उन्हें राज्यसभा में लेके आए थे, और यह था, यह होता है सच। बहरहाल आगे यदि आप देखेंगे तो 1984 में 14 अप्रैल को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बसपा बनाई। लगा कि पता नहीं कितने अधिकार मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आवाज उठाई जाती थी, कांग्रेस काम करती थी, कहती नहीं थी। अब ये शोर करने का, और वहीं से शुरू होता। देखिए, राजीव गांधी से निपटने की हिम्मत लोगों में किसी में नहीं, इंदिरा गांधी से नहीं थी, तो खत्म करने के लिए जातियों में बांटा जा रहा था, मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो गई थी, और मंडल कमंडल की जो राजनीति शुरू हुई थी उसी क्रम में यह हुआ था। और 1989 आते आते पहले राजीव गांधी को बोफोर्स के नाम पे बदनाम किया गया, जिससे उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को खराब किया जाए, और उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति शुरू की जाए, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट और सबको लेकर के। और जब बीपी सिंह सरकार आई तो बीपी सिंह सरकार ने, और वो भाजपा के सहयोग से आई, इससे आप समझ सकते हैं, उसको बसपा का भी सहयोग था, उसको सबका सहयोग था। तब 197 सीटों वाली कांग्रेस तो विपक्ष में बैठती है, 144 सीटों वाली बीपी सिंह की सरकार बनती है। खेल को आप समझिए, कांग्रेस मुक्त भारत का, जिससे कि ये इन लोगों के हक छीने जाए। और उसके बाद ये क्रम जो शुरू हुआ, तो जो कांग्रेस उस समय इतने भारी भरकम उससे होती थी, उसको खत्म करने का काम शुरू किया गया। यही हो रहा है। आज आप देख ही रहे हैं, गोदी मीडिया जिस तरह से होली के खिलाफ एक रमजान और होली का युद्ध कराए हुए है, उस तरह से करके पूरे आदित्यनाथ और तमाम नेता जिस तरीके से पिले पड़े हैं, उसका नतीजा है नफरत फैलाई जा रही, वैसी ही नफरत फैलाई गई। और उसका नतीजा ये हुआ 1989 के चुनाव में, जो कांग्रेस 269 सीटों पे होती थी, वो 11%, 11.37% वोट पर सिमट गई और 94 सीटों पे आ गई। जनता दल 29%, 29.7% वोट लेकर के 208 सीटों पे आ गई। बीजेपी 11.5% वोट लेकर के 57 सीटों पे आ गई, और बीएसपी 9.5% वोट लेके 13 सीटों पे आ गई। तो अब आप समझिए, ऐसे शुरू होता है। उसके बाद में जब 1991 में सारी चीजें हुई, और उस समय मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे उन ताकतों से, तब कांग्रेस ने सपोर्ट देके उनकी सरकार बचाई थी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। और जब 1991 में चुनाव हुआ, तब
होता है तो बीजेपी 57 सीटों पे आ जाती है, 31% से अधिक वोट, 31.5% वोट होते हैं। जनता दल 208 सीट से सिमट करके 92 सीटों पे आ जाती है, 18.84% वोट हो जाते हैं। कांग्रेस 94 सीटों से सिमट करके 46 पे आ जाती है। सांप्रदायिकता से निपटने की उसे सजा मिल रही है, जातिवाद से निपटने की सजा मिल रही, मंडल कमंडल की राजनीति इसलिए हुई थी। और इस तरीके से, और बीएसपी 9.44% वोट के साथ 12 सीटों पे होती है। फिर 93 में जब मस्जिद गिरा दी जाती है, और क्या कैसे करके गिराई जाती है वह भी एक साजिश, उस पर अगले दिन बात करूंगा। तो इस तरह से करके, और उस समय फिर वही होता है, सपा बसपा मिल के लड़ते हैं और वो बसपा बढ़ करके जो है आगे आ जाती है, वो 19.5% के वोट पे आ जाती है, और सपा 22% वोट पे आ जाती है। तो यह आप समझिए, कांग्रेस 8.5% वोट पे आ जाती है। इसके बाद में जब आगे चलते हैं आप, तो 1996 में आइएगा, तो 1996 में इसी तरीके से वोट घटते बढ़ते हैं, और कांग्रेस और बसपा मिल के लड़ते हैं। तो जो कांग्रेस के वोट होते हैं, दलित वोट, वो भी चले जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि कांग्रेस जो है वो और सिमट जाती है, 25 सीट पे आ जाती है। यानी कांग्रेस ने सपा का साथ दिया तो उसके वोट चले गए, कांग्रेस ने बसपा का साथ दिया तो उसके वोट चले गए, कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म को साथ लिया तो वोट चले गए, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का साथ दिया तो वोट चले गए। और वोट कौन ले गया? ये जाति के नाम पर बनी पार्टियां या धर्म के नाम पर बनी पार्टी, और वो आज तक आप देख रहे हैं। लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो उस संप्रदाय के लिए, उस सबके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं खड़ा होता, जातियों के लिए खड़ा, सिर्फ नफरत फैलाने का काम होता है बहुसंख्यक के नाम पर और ना। तो यह खेल चल रहा हो तो आपको सोचना चाहिए कि कौन रामचेत का ब्रांड बनाता है? राहुल गांधी। यह अंतर है बाकी सब में और कांग्रेस में और गांधी नेहरू परिवार में। इसीलिए भाजपा गांधी नेहरू परिवार मुक्त कांग्रेस पसंद करती है, लेकिन इसीलिए वो कांग्रेस मुक्त चाहती है, क्योंकि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के बिना कुछ नहीं। यह सत्य है। जय